मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में कराची कलीदी किरदार अदा करता है। इसके लिए एक जामे कराची पैकेज की तजवीज़ है। हैदराबाद, सखर और बेनज़ीर आबाद के लिए भी मंसूबे मुरतब करने की तजवीज़ है। कराची शहर की डेवलपमेंट है, वहाँ पे रिसोर्सेज को वहाँ पे अनाउंस किया गया है। हुकूमत को एक बिल्कुल अच्छे अंदाज के अंदर आगे लेके चलेंगे। FBR की क्या परफॉर्मेंस है, कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। इस बजट से कौम को रिलीफ नहीं है। हम इस IMF के बजट को नहीं मानते, हम इस इम्पोर्टेड वजीर खजाना को भी नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बजट आ गया, लेकिन यही तासुर है कि धड़ाधड़ टैक्सेस हैं और हर चीज़ पे टैक्स है और हर चीज़ फिर 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। हुकूमत जैसे भी अपना रिसोर्स रेवेन्यूज़ इकट्ठे करे, लेकिन हुकूमत ने सादा तरीका ढूंढा है कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर धड़ाधड़ टैक्स लगा दें और सरकारी मुलाजमीन को दे दें। किसी के 25% तनख्वाह बढ़ गई, किसी की 20% बढ़ गई, और बोझ कौन उठाएगा? एक तो बेरोज़गारी है मुल्क में, दूसरा जिनको नौकरी मिली हुई है, जिनको जॉब्स मिली हुई हैं, उनकी जेब से निकाल कर आप सरकारी मुलाजमीन को दे रहे हैं। और आज वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सहाफ़ियों को एहतजाज करना पड़ा और उनका आगे से वही जवाब था कि नहीं, ये टैक्सेस तो देना पड़ेंगे। ये तो ज़्यादती है, ये तो इंसाफ नहीं है कि आप एक तबके की जेब से निकाल कर दूसरे तबके की जेबें भरें। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ बजट इजलास में अलामती शिरकत की और MKM पाकिस्तान भी कह रही है कि हमें इस बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हालांकि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब कल बजट स्पीच में कह गए कि कराची के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज तैयार किया जा रहा है। वो पैकेज क्या है नहीं बताया, या तो कहीं से कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ मिलेगा तो फिर कराची पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन इतनी बहरहाल खुशखबरी सुना दी। हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फेडरल मिनिस्टर हमारे रूबरू हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बजट स्पीच में एक खुशखबरी सुनाई गई कि कराची के लिए एक बड़ा पैकेज तैयार किया गया है। वो क्या पैकेज है? देखिए, हम MQM ने ये मुकदमा रखा था कि 18वीं तरमीम के बाद हमें इल्म है कि ज़्यादातर वसाइल सूबों को मुंतकिल कर दिए गए और सूबों को ये जो वसाइल मुंतकिल किए गए थे, उसी 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140 था, वो जो तकाजा रखता था कि फिर ये मजीद डिवॉल्व कर कर लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा दिए जाए। लेकिन ये क्योंकि जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है और जागीरदाराना जमहूरियत को बड़ी शर्मनाक हद तक हम बेशर्मी के साथ उसको जमहूरियत करार देते हैं कि एन जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत ही नहीं है। तो ये वाहिद मुल्क है जिसमें हुक्मरानों को, जागीरदार हुक्मरानों को ये अय्याशी और ये इजाज़त और ये आज़ादी हासिल है कि वो आइन के जिन नुकात को अपने लिए, अपने सियासत के लिए, अपनी जागीरों के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए मुनासिब समझें तो उसको तो इम्प्लीमेंट करें, और जो उनको लगे कि जो हक दूसरों को मार रहे हैं उसको वापस मांग रहा है, आइन ये तकाजा कर रहा है, उसको तस्लीम नहीं करते। तो ना आइन की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट और अदालतें इस हवाले से कोई नोटिस लेती हैं, ना ऐवान तो है ही उनके हाथों में। तो हमें कराची पैकेज की बात करते भी मुझे ना राजा साहब बड़ी शर्म आती है। एक शहर दे रहा है आपको 70%, आप क्या देंगे उसको? मैं डॉक्टर साहब इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि पिछले 10 सालों से मैं भी सुनता आ रहा हूँ कराची पैकेज। भाई, हम अपना लूटा हुआ माल मांग रहे हैं कि उसमें से ऐसा दे दें आप कि शहर के लोगों को पानी का कतरा तो मिले ना। कराची में नल के पानी का मसला नहीं, आंखों के पानी का मसला है। और तालीम जिस शहर की वजह से, जिसके टैक्स की वजह से, खून पसीने की कमाई की वजह से पूरे पाकिस्तान में आला तरीन यूनिवर्सिटियां पल रही हैं, चल रही हैं। आप वहाँ के तालीमी इदारों पे आपने 50 साल से उसी शहर के लोगों पे पाबंदी लगाई हुई है। प्रोफेशनल कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में पाबंदी लगाई हुई है। आपने नौकरियों में जो पूरे
पाकिस्तान को नौकरियां डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, डॉक्टर साहब अगर काइंडली मेरा सवाल ले लें, गुजारिश ये है कि ये पैकेज, आप मेरा जवाब भी लीजिएगा उसी तरह जी बिल्कुल, आपको इसीलिए तो हम ज़हमत देते हैं, लेकिन वो ज़रा इंटरेक्टिव अच्छा लगता है। जो आप फरमा रहे हैं यही मेरे सवाल हैं, मैं चाह रहा था कि ज़रा पूरी तसल्ली के साथ पूछा जाए। ये पैकेज तो मैं 2018 की हुकूमत के बाद, उस वक्त भी आप माशाल्लाह काबीना में थे, हमने 1100 अरब रुपए का सुना। अभी तो कोई फिगर तो नहीं बताया औरंगज़ेब साहब ने, लेकिन ये पैकेज है क्या अभी? अच्छा, मजे की बात है, वो पिछली हुकूमत की तो शानी अलग थी। अच्छा, हमने तो उससे कराची के लिए 25 अरब मांगे थे ना। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने तो बाद में शाही फसल के जरिए कहा 1100 अरब भी कराची को देंगे। तो कभी आपने देखा 1100 अरब पे हमने जश्न मनाते देखा होगा? नहीं है ना। हमने कहा नहीं, इतना ही देते हैं, काफी, उतना आप अपने पास रख लें। तो उन्होंने ना वो दिया ना ये दिया। तो पिछली दफा जो 10 अरब तय हुए थे तो ये ईडीएम की हुकूमत भी नहीं दे पाई थी। अच्छा, तो एक तो वो रिपीट होगा और बाकी एमकेएम ने तो तकरीबन 35 अरब मांगे मुख्तलिफ मद में, जिसके अंदर वो भी शामिल है पानी के कतरे की सप्लाई, जो कि 25 अरब का था जब एमकेएम ने कंसीव किया था, अब कई सौ अरब का है। तो इसमें एमकेएम का तो इल्जाम डाला जा सकता है ना। कल वो K4 का, कल यही पानी के हवाले से K4 जो पानी प्रोजेक्ट है उसकी बात कर गए कि कराची वालों को पानी मिलेगा। कब मिलेगा फिर? बहुत जल्दी हुआ तो 2026 के आखिर में मिलेगा। अच्छा, और इस दफा यानी महज वादा नहीं है, वाकई मिलेगा? ये बात पे रहा तो थोड़े दिन बाद हुकूमत कह देगी कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महंगा प्रोजेक्ट तो वो नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो भाई बम मार दें उस शहर पे यार। अब पानी नहीं दे सकते जो आपको खून पसीने की कमाई से पाल रहा है पूरे मुल्क को, आप उसको पानी। और मैं बता दूं आपको कि पानी ना दिया ना, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जिसमें कि हुकूमत ने, रियासत ने, सियासत ने, जागीर ने जानबूझ करके बाय डिफॉल्ट नहीं बाय डिजाइन लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन बनाई है। वहां पे एक बार हंगामा जनाब ले गया ना पानी के कतरे के मसले पे, पानी के मसले पर, जनाब लेने के देने पड़ जाएंगे। सस्ता है, हिसाब है। जो गाय आपको दूध दे के पाल रही है ना, उसको घास नहीं डाल सकते तो उसके सींगों से सींगे भी नहीं लड़ाए। तो रहम करें। हाँ, बहरहाल तो तकरीबन इनको जो वो कराची क्यों मांग रहा है? इसलिए मांग रहा है कि कराची सारा पैसा आपको दे देता है, वफाक को, ये सूबों को। अच्छा, बात डॉक्टर साहब बात सिर्फ उन्होंने कराची तक महदूद नहीं की, उन्होंने सखर का नाम लिया, मीरपुर खास का नाम लिया, उन्होंने नवाब हमने डलवाया है। अच्छा, लेकिन ये कुछ क्यों बोल रहा हूँ जी, एग्जैक्टली क्यों? लाहौर में अगर साउथ पंजाब का वजीर आला आ जाए, सेंट्रल पंजाब का आ जाए, नॉर्थ पंजाब का आ जाए, वो कोई लाहौर का दुश्मन नहीं बनता। यहाँ तो जो हुकूमत आती है वो वजीर आला डायरेक्ट दुश्मन होता है उस शहर का जो उसको पाल रहा है, उस शहर का जो उसका कैपिटल है, वो शहर जिस पर वो कब्जा करने का ख्वाहिशमंद है। जन्नत जैसा कराची कहता है, जिसको उन्होंने जहन्नुम बना दिया 15 साल से, बल्कि 50 साल से। तो वो तो एक पाई नहीं लगा रहे कराची में। कराची उनको 22,000 अरब दे चुका है 15 सालों में, 22,000 अरब, और उससे ज्यादा उन्होंने करप्शन में, क्राइम में। डॉक्टर साहब एक गुजारिश है कि अभी वजीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब हैं, फिर मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो आप कह रहे हैं कराची के दुश्मन हैं वो? बराए रास्त क्या बराए रास्त बताएं ना, ये बताएं घर चल सकता है ऐसे उसमें कि 2 तबके हैं सिंध में, एक वो जो 97% बजट कमा के दे रहे हैं, और दूसरे वो जो खर्च कर रहे हैं। जो खर्च कर रहे हैं वो 3% भी नहीं दे रहे हैं, और जो 97% दे रहे हैं उनको 3% भी नहीं मिल रहा है। ये तो शहर अपने दिए हुए टैक्सों पे नहीं पल रहा है, ये शहर चैरिटी पे पल रहा है। इस शहर के 80% मैंडेट एमकेएम के पास है। एमकेएम के सरबराह को भी अपना पानी का बिल भी अदा करता है और कंटेनर से पानी खरीदता भी है। वो
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अपना टैक्स भी देता है और उसने अलग से कचरा उठाने वाला भी रखा हुआ। अच्छा, अभी एक तो आपने फरमा दिया कि ये 35 अरब रुपए का पैकेज है कराची के लिए, जो औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जिसकी बात की, तो वो तफसीलात नहीं उन्होंने बताई। तो क्या नामुकम्मल है अभी पैकेज, उस पर काम होना है, या वो चूँकि उनका कहना ये था कि हमने तो कोई भी तफसीलात कहीं भी नहीं दी हैं। अच्छा, तो ये जो ये हम देते रहेंगे वो तफसीलात बताते रहेंगे। तो हमने भी बजट तकरीर को बहुत लंबा करने का कोई हमारा भी वो नहीं था, ख्वाहिश नहीं थी, तो चल गया। देखिए बजट तो आते रहते हैं, एक ही तरह के तरीके वारदात हैं, एक ही तरह के वादे हैं, कुछ नहीं बदलने वाला है। आपने क्या अरबपति जागीरदारों पर टैक्स लगाया है? तो आप तनख्वाहदार पे एक अखबार के सहाफ़ी पे कैसे लगा सकते हैं? मेरा कहना ये है आपके प्रोग्राम के जरिए, जनाब, ना आप ज़राअत पे टैक्स लगाएं, ना आप सनत पे लगाएं, ना आप तिजारत पे लगाएं, ना आप इनकम पे लगाएं मेरे भाई। सब्जी कमा के, सब्जी उगा के जो अरबपति बन रहा है उस पे ना लगाएं आप, और सब्जी के ठेले पे सब्जी बेच रहा है उस पे लगाएं। तो कोई उसूल बता दें, कोई अखलाक बता दें, कोई मईशत के उसूल बता दें, किस बुनियाद पर ऐसा है? आप ना लगाएं ज़राअत पे भाई, आप उस किसान पर टैक्स क्यों लगाएंगे जो भूखा मर रहा है? लेकिन आपके तो हुक्मरान है ना, आपके तो असेंबली में खरबपति लोग बैठे हैं, वो टैक्स ना दें। ये टैक्स के हवाले से डॉक्टर साहब मैं बात करता हूँ, तनख्वाहदार तबके को जो कल जिस तरह से उन पर भरमार की गई है टैक्सेस की, लेकिन एक नादरीन छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सरबराह MKM पाकिस्तान हमारे रूबरू हैं और हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने ख़ुद भी फरमाया कि टैक्स लगा है तो सिर्फ वो बेचारे तनख्वाहदार लोगों पर, या टैक्स लगा है जो इनडायरेक्ट टैक्स जो सब पे लगते हैं, यानी जो जिसकी जितनी आमदनी है टैक्स एक जैसा होगा। आज वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब से सहाफ़ियों ने बातें की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो तो आगे से कह रहे हैं कि नहीं, टैक्स तो देना पड़ेगा। अब टैक्स अगर देना पड़ेगा तो सबसे टैक्स लें, ये थोड़ी है कि जो तनख्वाहदार हैं एट सोर्स आप काट लें, ज़बरदस्ती काट लें आप। हाँ, नहीं, ये टैक्स नहीं है, भत्ता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि असल बात ये है कि टैक्सों से तो मुल्क चलते हैं सारे, आपको टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन सब पे लगाएं ना। जी एग्जैक्टली, ठीक है, आप सब पे लगाएं। आप कोई वजह बता दें कि आप खरबपति, कोई वजह बता दें कि आप खरबपति जागीरदार पे नहीं लगाएंगे, कोई वजह बता दें। देखें, हम क्या MKM दो बेसिक बात करती है जनाब, आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करें। तो आप ये जो ताजिर तबके है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो टैक्स भी देगा, डायरेक्ट टैक्स भी देगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी देगा। यानी कि वो दूध भी महंगा खरीदेगा, चाय की पत्ती भी महंगी खरीदेगा, वो बिजली भी महंगी खरीदेगा, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी महंगा देगा। तो आपने तो उसके लिए कोई छोड़ा नहीं है, उसको वापस क्या दिया है? दुनिया भर में टैक्स रिटर्न होता है, देंगे क्या अपने लोगों को टैक्स रिटर्न? एक तो आपने तो ये अमीर लोगों के लिए बनाया है और सनत को भी इतना कोई आपने फायदा नहीं पहुंचाया। तो आपने सारा का सारा बोझ गौर से देखिएगा, एक तो पाकिस्तान भर के आपने तनख्वाहदार तबके पे लगा दिया। जी। दूसरा, आपने एक शहर कराची को चुन लिया है। और क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात कि देखिए, दुकानदार तो हर शहर में है ना। तो लियाकताबाद जो है ये FBR के पहले वेबसाइट पे था, उन्होंने डिटाइज हटा दिया है। दूसरे सबसे बड़े शहर में जहाँ की कुव्वत खरीद अब कराची से दुगनी है, पूरे उस शहर से ज्यादा एक लियाकताबाद लोएस्ट मिडिल क्लास की बस्ती है, वो टैक्स देती है। कोई शोर नहीं मचता, कोई नहीं, अरे भाई तो गजब की खबर है भाई, बड़ी खबर है। आप पूरे पाकिस्तान से टैक्स लें तो लेते, तो ये आप मसाइल से बाहर निकल जाते। ये आपने जो गरीबों पर टैक्स लगा दिया है, जो आपने ये तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया है, इससे मेरा ख्याल है कोई बड़ा अफाका नहीं होना है।
IMF इसकी वजह से टल नहीं जाएगी, वापस आएगी। जनाब, हाँ, हम कह रहे हैं किसानों पे 1 पाई का टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन वो किसान जो कमा रहा है आप कमाई पे लगाएं, आप इनकम पे लगाएं, आप ट्रेड पे ना लगाएं, आप किस तरह कमाते हैं इस पे नहीं लगाएं, कितना कमाते हैं इस पे लगाएं। गलत बात कर रहा हूँ? अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक और एंगल भी है कि एक तरफ तो तनख्वाहदार तबका जो प्राइवेट सेक्टर का है उस पे टैक्स लगा दिया और भारी कहीं 35% तक ले गए। दूसरी तरफ आपने सरकारी मुलाजमीन को खुश करने के लिए यानी 25% या 20%, कामरान खान पाकिस्तान के एक मुमताज़ साफ़ी हैं, कल वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब उनके शो में थे, कामरान खान ने उनसे एक सवाल किया, वो हम आपको सुनवाते हैं नादरीन। क्या गवर्नमेंट का पाकिस्तान की कारकर्दगी से ये 25 करोड़ पाकिस्तानी निहाल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनको कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ती, बड़ा एफिशिएंट काम होता है, किस बात की ये इजाफा दे रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, ये जो सरकारी मुलाजमीन को इजाफा दे रहे हैं, ये कामरान खान सवाल पूछ रहे हैं कि किस बुनियाद पे दिया जा रहा है? इसका तो जवाब सुनने वाला ज़्यादा है। जब हम एवरेज इन्फ्लेशन देखें वो आपके सामने है, तकरीबन 24-25% के करीब है, तो इसलिए इस इन्फ्लेशन को जहन में रखते हुए ये कदम जो है वो लिया गया है। जो बड़ी बात आप कर रहे हैं और जो स्ट्रक्चरल बात आप कर रहे हैं, सैलरीज और इन चीजों से कुछ ना कुछ तो जाहिर बात है कि फर्क पड़ेगा, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू गेट आउट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जाहिर है रिश्वत तो सरकारी मुलाजिम के अलावा दूसरा कोई ले नहीं सकता, पाबंदी उस पर जाहिर है, वो प्राइवेट इदारों में तो नहीं रिश्वत चलती है। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे है। हमारे दो हैं गवर्नमेंट, एक तो डायरेक्ट टैक्स लगाए, इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करना शुरू करे, और दूसरा ये सब्सिडी देनी है वो टारगेटेड हो, ब्लैंकेट ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कल पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, आप भी इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है लेकिन आईनी ओहदों पर मौजूद है। ये फरमाइए, कल उन्होंने तो अलामती शिरकत की, उन्होंने जाकर बाइकॉट पहले ऐलान किया कि हम सेशन में नहीं बैठेंगे, फिर इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म उनको मनाने के लिए गए, आज भी मुलाकात हुई, दोनों साइड्स बैठी रहीं। आपको कुछ एतमाद में लिया गया आपके इत्तेहादियों की तरफ से, इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि मसला क्या है? मसला ये है कि हम तो पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने तो हमें मुकदमात में फंसाया हुआ है ना। हम तो अपने शहर का मुकदमा और अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने कहा था शहर को बहाल करें, बाकी चीजें हमने बुनियादी उसूल सारे हुकूमत को बताए थे, वो वायलेट हो रहे हैं और होते रहेंगे। उसमें ये भी कि आपने खैरात मांग लिया IMF से, कुछ आप पाबंद हो गए उनके भी, और उन्होंने भी नहीं बोला है। पीपुल्स पार्टी से सवाल कर लीजिएगा, क्या इसने पीपुल्स पार्टी इसलिए नहीं आई अलामती तौर पे, वो जागीरदारों पे टैक्स लगाना चाहती थी। ऐसा क्या है जो उसको नहीं मिला? इसमें जागीरदारों पे टैक्स तो नहीं लगाए, सारा शहरों पे लगाया है। उनके तो मजे आ गए, तनख्वाहदार तबके पे लगाया है, वो तनख्वाहदार भी नहीं है ये लोग, तो किस बात पे नाराज थे वो? उन्होंने ये नहीं बताया अलामती क्यों की है, ये भी नहीं बताया उन्होंने। कौन सा उसूली मौक़िफ़ था जिसकी वजह से नहीं लगाया है? एतमाद में नहीं लिया है, एतमाद में नहीं लिया तो उनका कौन सा हक मजरू हुआ है उससे, और एतमाद में नहीं लिया है तो वो ये बताएं किन चीजों पे फिर होता है ना, आप मुझे एतमाद में ना लें, जी एग्जैक्टली, इतना अच्छा आप ना लें, लेकिन आप इतना जबरदस्त बजट ले आए तो मेरा गिला खत्म हो जाएगा। तो उनको किस चीज पे एतराज है? उनको गरीबों पे नहीं, आप बताएं कि वो बताएं कि भाई अच्छा हुआ किसानों पे नहीं लगाया लेकिन जागीरदारों पे तो लगाते हैं। और तो अगर वो नहीं कह रहे तो मैं तो उसको देख ढोंग से ज्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी कह रहे थे कि हमें बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपकी पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? एक तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम 2-3 जो बुनियाद बना हमारी पार्टी की है, उस पे एक चीज से बड़ी वाज़ेह है ना कि आपने एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पे लगा दिया है। ठीक है, वो जो कदम पे जाकर इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता है ना, और वो लोग जिनकी अपनी जो के बसों पे सफर नहीं करते, जिनको सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती, उनके अपने खेत हैं, जिनको कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता,
और ना इनडायरेक्ट टैक्स के साथ में आते हैं, ना डायरेक्ट टैक्स। तो उनका पेट्रोल भी फ्री होता है क्योंकि हुकूमतों में भी होते हैं वो। एग्जैक्टली। तो फिर उनके भांजे भतीजे सारे डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। तो हमारा है कि आपने गरीबों की तरफ शिफ्ट क्यों कर दिया है, और ये नहीं बताया अभी तक कि टैक्स किन किन मदों में कम किया है। ये जो हम कहते हैं कि आप सस्ते से सस्ते आटे को मजीद सस्ता कर दें, आप सस्ती से सस्ती दाल को मजीद सस्ता कर दें, सस्ते से सस्ते तेल को मजीद सस्ता कर दें, और ये सिर्फ पाकिस्तान के खतरे गुर्बत से नीचे बसने वाले लोगों के लिए मख्तस कर दें, चाहे राशनिंग करके ही कुछ। ऐसा कुछ करने का इंडिया दिया था लेकिन नहीं हुआ है। ये इंडिया रैशनिंग करके, या जो 9 करोड़ आबादी है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनके लिए दालें, आटा, घी, चीनी सस्ता करने का इंडिया किसने दिया था? हम पहले बात करते रहे हैं तो उसको एग्री करते रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं होता हमेशा। मैं दोबारा MKM का मुतालबा दोहरा रहा हूँ कि सब जिंदा रहने के जितने सामान है ना, उनको आप 9 करोड़ लोगों के लिए मख्तस कर दें सबसे पहले, और आपको टारगेट बनाने के अगले 5 साल में आप 2 करोड़ में से, ये 9 करोड़ में से 9 लाख अफराद को खतरा गुर्बत से बाहर निकाल देंगे। सिर्फ 9, ठीक है, सिर्फ 9 लाख। 1% को बोल लो, नहीं जनाब, 1%। एग्जैक्टली। देखिए आपके पड़ोस में जो 2 मुल्क है ना, एक ने 20 साल में 55 करोड़ लोगों को निकाला है खतरा गुर्बत से, दूसरे मुल्क ने 27 करोड़ लोगों को निकाला है खतरा गुर्बत से। आपके आने वाले वक्तों में इस बजट के बाद हेल्प करेगा, तकरीबन 1.5 से 3.25 करोड़ लोग खतरा गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। बहुत सारी बातें सुनी थी डॉक्टर साहब के बजट में इस्लाहात आएंगी, ये हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पे आ रही है, और फिर जो मुल्क का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, चूँकि आप एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी हैं, पार्लिमान में तीसरी चौथी बड़ी जमात है आपकी, मैं ज़रा 2-4 क्वेश्चन उस हवाले से भी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, और आज हमारे रूबरू हैं MKM पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फेडरल मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, बड़ा सुना था, चर्चा था MKM के साथ मुज़ाकरात में भी कि इस्लाहात आएंगी, रिफॉर्म्स आएंगी, हम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जब बजट अनाउंस हुआ, तकरीर सुनते ही सवाए टैक्सेस के, नए टैक्सेस के या पुराने टैक्सेस को और बढ़ाने के, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो जिस तरह की जमहूरियत है उसके अपने तकाजे हैं, और उसी तकाजे के तहत थोड़ा बहुत जो तब्दीली आनी थी वो भी मुमकिन नहीं हो सकी। IMF भी अमीरों पे टैक्स लगाने के लिए कोई उतनी बड़ी वो शर्त रख सकती थी। हम आपको इमदाद उस वक्त देंगे जब ऐसे किसान जो हर महीने 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं वो टैक्स देंगे। चलिए ये कर देते हैं ना, नहीं लगाया तो। और अभी जब आप दे दें कि भाई खरबपति लोग हैं जो बड़े बड़े आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं, खरबपति जागीरदार, और उन पे क्यों नहीं लगाया गया? जो करोड़पति जागीरदार असेंबलियों में बैठे हुए हैं उन पे क्यों नहीं लगाया गया? इसका जवाब हम हुकूमत से देंगे। एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि फ़र्ज़ किया ये जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अभी परसों रिलीज़ हुआ था, उसमें जो एक बड़ा फैक्ट सामने आया कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसने 6% से ज़्यादा ग्रोथ शो की है। तो उस सेक्टर को फर्दर इंसेंटिव दिया जाए, मज़ीद प्रमोट किया जाए। जो GDP का जो अभी शरह ज़्यादा 3 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा एक फ़िक्स की गई है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से है। ये एक आर्गुमेंट ज़रूर दिया जाता है डॉक्टर साहब। तो जनाब आप तो उसको सब्सिडी दें, आप यूरिया पे दें, इस पे दें, आप जो अगर उसके बावजूद कमाने पे लगाए ना, आप ट्रेड, आप उसको दे दें छूट,
आप छूट दें ताकि 3% के बजाय 6%, 9%, 12% हो जाए वो। लेकिन जो एट द एंड जो कमा रहा है, जिसके बैंक में जा रहा है, उससे तो आप लेना टैक्स। उस स्लैब में और जो मजदूर वो काम कर रहा है, जमीन दरअसल उसकी होनी चाहिए, फायदा उसका होना चाहिए, आप उसको देने जितना ब्रेक देना है। थोड़ा सा मैं आगे भी बढ़ना चाह रहा हूँ। अभी 2-4 दिन ही की तो बात है कि पीटीआई के जो अभी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, वो आए, उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई खान साहब ने हमें इजाज़त दे दी है दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की। अब मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बानी पीटीआई खान साहब 3 जमातों को आइडेंटिफाई करके कहते थे कि हम नून लीग से बात नहीं करेंगे, हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, और आपकी जमात MKM पाकिस्तान जिसके आप कायद हैं। तो हमें या आपको खुश होना चाहिए कि अब खान साहब आपसे भी बात करने पर राज़ी हो गए हैं? नहीं, ये खुशी की बात नहीं है। अच्छा, खुशी की बात ये है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता ना। जंगे भी होती तो एंड होती है मुज़ाकरात के टेबल पर। तो हमारा तो ना ईगो है ना हमें कोई वो करना है। आप हमसे बात करें तो हम पहला सवाल ही ये करेंगे कि आपने अब तक अपनी सियासत का महवर बात ना करने पे लगाया था कि चोरों से, डाकुओं से, दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। तो क्या ये चोर, दहशतगर्द और इन सब ने अपने पेशे छोड़ दिए हैं जो आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए? तो और हम तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए। यानी आपको अगर पीटीआई अप्रोच करती है MKM पाकिस्तान को, तो आप पीटीआई के साथ, या जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब को सरबराह बना रहे हैं मुज़ाकराती टीम का, MKM बात करेगी? देखिए, MKM तो मुज़ाकरात से कभी इनकार किया ही नहीं है। चाहे कातिल हो, जाबिर हो, हमारा बात करे ना, सामने आए और हमें हमारे सवालात का जवाब देना। इसी सवाल का जवाब देते अब तक क्यों नहीं कर रहे थे आपने? क्या वो लोग तमाम चले गए जिनसे आप सियासी जमातों में क़यादतें क्या तब्दील हो गई हैं जो जिनसे आप बात करने पे तैयार हो गए? तो अब आप अगर इस तरह ताना देंगे तो फिर क्या मुज़ाकरात होंगे डॉक्टर साहब? नहीं, मैं अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम ताने तो नहीं दे रहे। हाँ। ताकि हम बता दें ना कि हम तो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है। और हम ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपकी तरह नहीं किया है वादा करके। हमने गरीब तरीन लोग असेंबली में भेज रहे हैं मुस्तकिल। तो हम उनसे कहेंगे भाई यही तरीका है, इसी से निकल सकती है। आप जेन्युइन जमहूरियत के, मैं उनको कहता नहीं रहा हूँ क्या हुकूमत में होते हुए, भाई अपने ऐवान को तब्दील तो करो, कुछ किसान लाओ ना, कुछ मजदूर लाओ, ताकि इनकी भी नुमाइंदगी तो हो ना। अच्छा, आप ये ज़रूर फरमा रहे हैं कि पीटीआई या महमूद खान अचकज़ई साहब आएँ तो आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे। आपकी ये विलिंगनेस आप पहले पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो तीनों जमातों को कहते थे कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। देखें, नून ने तो कभी मना नहीं किया। मना तो वहां से था ना। जी तो मेरे ख्याल नून मना नहीं भी करनी। उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि बात नहीं भी करना चाहते तो हमें बात करनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमहूरियत में यकीन रखने वाली जमात, देखिए आप जो कहते हैं ना ताकत, आप सियासतदानों से बात नहीं करेंगे तो आप फिर किससे बात करेंगे? आप बताते हैं आप नहीं, वो तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब साबिक सदर पाकिस्तान ने फरमा दिया ना, आप ही के शहर कराची के। उन्होंने कहा जी घर के मालिक से बात होती है, माली या नौकर से तो बात नहीं होती। ठीक है, तो जब आप मालिक से बात करेंगे ना तो आप उस मालिक से बात करते हैं जिसकी आप मिल्कियत को तस्लीम करते हैं। तो आप पाकिस्तान में किसकी मिल्कियत को तस्लीम करते हैं? जिसकी मिल्कियत को तस्लीम करते हैं उससे मुज़ाकरात कर लें आप, ताकि आप एक्सपोज भी हो जाएं। एक तो डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि वो सवाल आप पूछेंगे कि जिनको आप चोर, डाकू, लुटेरे का टाइटल देते थे, क्या उनका प्रोफेशन बदल गया जो आप बातचीत पे राज़ी हैं? ये सवाल करके फिर आप क्या बातचीत करेंगे उनके साथ? आखिर आपका भी तो कोई एजेंडा होगा। आप एक शहर, बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की एक बड़ी सियासी कुव्वत हैं, कुछ तो आप भी सोचते होंगे। जी, हम तो उनसे यही कहेंगे कि जनाब आप तो आखिर तक ये कह रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं उन इदारों को जिनके पास पाकिस्तान की सलामती की जिम्मेदारी है, आप उनको सियासत में घसीटना चाहते हैं।
आप उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ, आप न्यूट्रल ना हो, आप जाके वो सरहदों पे सिर्फ अपनी ड्यूटी ना दें, आप मेरे साथ खड़े रहें, आप मुझे जितवाएं, मुझे हुक्मरान बनाएं और मेरे तमाम सियासी दुश्मनों को जेल के अंदर डालें। अगर उनका ये इरादा बदल गया है तो उनसे बात हो सकती है, फिर हो जाएगी। अच्छा, एक और वो कह रहे हैं ना, देखिए मेरी बात सुनिए, वो तो नहीं है ना वो तो इदारों के खिलाफ नहीं है ना, इदारों को सियासत में रखने के खिलाफ नहीं है ना, वो तो कहते हैं सिर्फ मेरे सिमत में खड़े रहो। तो इससे तो उतर के आए होंगे ना, जब भी तो बात कर रहे हैं हमसे। अच्छा, एक और भी इशू है, वो भी आपके शहर, आपके सूबे के हवाले से है। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो आप ही की पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं, सेनेटर फैसल वाडा साहब को भी आप ही ने वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, वो सेनेटर बन के आ गए। अब वो दोनों तौहीन अदालत को फेस कर रहे हैं। जो माफ़ी मांगी थी या माफ़ीनामा की दरख्वास्त की थी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो तो उसी दिन फौरी तौर पर उसको कबूल करने से इनकार किया गया। फैसल वाडा साहब को कुछ वक्त दिया गया। तो ये मामला आप किधर जाता देखते हैं? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल ने एक हकीकत के ऊपर सवाल उठाया था। तो आप अदालत में सवाल तो पूछ सकते हैं, तो ही कैसे हो सकता है सवाल करना। और दूसरी बात ये है, उन्होंने वजाहत कर दी थी ना, जी, और वजाहत मांगी थी कि आपके इन फैसलों के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो वो बुरी लगी होंगी, चला लेंगे आप मुकदमा मुस्तफ़ा कमाल पे। और अगर उन्होंने माफी किस चीज की मांगी है? मुस्तफ़ा कमाल ने माफी मांगी है कि हो सकता है उन्होंने जो सवाल रखा है अदालत के लिए वो पूरी वजाहत के साथ ना रख सका हो, इसलिए अदालत को बुरा लगा है और उन्होंने सवाल पूछ दिया, तो वो वजाहत कर देंगे आने वाले वक्तों में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फेडरल मिनिस्टर और MKM पाकिस्तान के सरबराह। नादरीन, आज हमारे रूबरू थे और यकीनन जो MKM का पर्सपेक्टिव है बजट के हवाले से या मुल्क की सियासत के हवाले से, वो नादरीन हमने आपके सामने रखा, पेश किया। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।